एक्टर कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जारी घमासान के बीच कंगना ने इशारों में सीएम उद्धव ठाकरे पर बोला बड़ा हमला। कंगना ने ट्वीट किया और ट्वीट कर बिना नाम लिए उद्धव सरकार को घेरा है और साथ ही उद्धव ठाकरे को सीधे निशाने पर लेते हुए उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना भी बताया। कंगना ने चुनौती दी कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि एक आवाज बंद करने पर लाखों आवाजें उठेंगी। कंगना ने एक और ट्वीट कर शिवसेना की तुलना सोनिया सेना से भी की और शिवसेना पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से भटकने का आरोप भी लगाया। लगातार कंगना रनौत उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही हैं और एक के बाद एक दो ट्वीट उनकी तरफ से किए गए। एक ट्वीट में उन्होंने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि यह वंशवाद का नमूना है। तो कंगना लगातार ट्वीट के जरिए वार कर रही है और इस सब के बीच आपको बता दें, कंगना ने उद्धव ठाकरे का बिना नाम लिए ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह दबाओगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। तो ये ट्वीट कंगना रनौत की तरफ से। एक और ट्वीट कंगना रनौत ने किया, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कंगना ने एक और ट्वीट कर उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधते हुए शिवसेना की जो तुलना है वो सोनिया सेना से की। कंगना ने क्या लिखा, आइए दिखाते हैं आपको। उन्होंने लिखा, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुकी है। जिन गुंडों ने मेरे पीछे मेरे घर को तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। दो सहयोगी हमारे साथ लगातार मुंबई से बने हुए हैं। दिवाकर सिंह जो कि कंगना रनौत के घर के बाहर मौजूद हैं, अरुण हमारे साथ कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं जहां कल तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन सबसे पहले दिवाकर आपके पास, अब वहां पर कोई हलचल, क्योंकि आप बता रहे थे कि हो सकता है कि कंगना रनौत अपने दफ्तर के लिए निकले और जो नोटिस अब बीएमसी की तरफ से दिया गया है कंगना रनौत के घर को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जैसे गायत्री आपने जिक्र किया कि कंगना रनौत लगातार ट्वीट के जरिए जो है उद्धव ठाकरे पर लगातार वार कर रही हैं। तो ये वार क्यों कर रही हैं, एक वजह यह है क्योंकि उनकी बहन रंगोली निकली थी अपने घर से और उस दफ्तर पर पहुंची थी जहां पर बीएमसी ने कल तोड़फोड़ की थी। और यही वजह है कि जो डिटेल्स वो लेकर वहां से आई होंगी, जो तस्वीरें लेकर वहां से आई होंगी, वो उसी तस्वीर को कंगना रनौत ने देखा होगा और इसी तरह से फिर वो अचानक आक्रामक हो गई हैं, खासतौर पर ठाकरे सरकार पर। आक्रामकता इसलिए है क्योंकि जिस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ बोला नहीं, बीएमसी को रोका नहीं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले मैं आपको हलचल दिखा रहा हूं कंपाउंड के। ये जो कंपाउंड है, ये कंगना रनौत जिस बिल्डिंग इमारत में रहती है 5वें फ्लोर पर, उसका कंपाउंड है। यहाँ पर फिलहाल अभी तक कोई हलचल देखते को नहीं मिल रही है। जैसे की जानकारी मिल रही है, जैसे ही कंगना उतरेंगी सामने ये कंपाउंड का जो हिस्सा है वहां पर उनकी गाड़ी लग जाएगी उस काफिले के साथ जो उन्हें वायु पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो महत्वपूर्ण चीज इस वक्त यही है कि कंगना रनौत अपने घर में अपनी बहन के साथ मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से उन्हें अपनी जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोल रही है गायत्री। लेकिन फिलहाल सवाल महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी दोनों पर है कि बिना महाराष्ट्र सरकार के बीएमसी इस तरह की कार्रवाई कर ही नहीं सकती। अगर बीएमसी ने कार्रवाई की है तो महाराष्ट्र सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सवाल यही कि आज कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो ये भी सवाल उठेगा कि अगर महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीएमसी की तरफ से रिप्लाई क्या किया जाता है, क्या रिप्लाई कोर्ट में फाइल किया जाता है और उस रिप्लाई के बेस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। ये अब कल दफ्तर पर तो बीएमसी ने कार्रवाई की, अब नोटिस घर को दिया गया है, अब आगे बीएमसी क्या करेगी? क्योंकि एक तरफ कोर्ट चली गई है कंगना रनौत, जिस पर आप बता रहे कि 3 बजे के करीब सुनवाई भी होगी। अब घर को लेकर क्या रुख होगा बीएमसी का? देखिए, मुझे लगता है कि बीएमसी घर पर कार्रवाई करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगी। वो इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट में ये मामला चला गया है और हाई कोर्ट में इनके जो वकील हैं, कंगना रनौत के जो वकील हैं रिजवान, वो इस मामले को भी आगे करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल उनको देरी हो गई थी, बीएमसी ने उनको टाइम नहीं दिया और उसके पहले कि वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आते, उन्होंने उनके घर पे बुलडोजर चला दिया और अंदर ड्रिलिंग मशीन लगा के उनके घर को तोड़ दिया। लेकिन जहां तक उनके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात है, जहां कंगना रनौत रहती हैं, उस पर कार्रवाई बीएमसी इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। और उनके वकील हो सकता है कि ये बात भी माननीय कोर्ट को बताएं कि दफ्तर के बाद अब उनके घर पर निशाना है और हो सकता है कि जो स्टे है उसका दायरा बढ़ जाए और घर के साथ ही दफ्तर के साथ ही घर पे भी स्टे उनको मिल जाए। ये 3 बजे साफ हो जाएगा क्योंकि उनके वकील जो हैं वो काफ़ी गुस्से में थे कल। और कल जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम कंपेंसेशन का दावा करेंगे, हम बीएमसी पर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह का मामला चलाएंगे, तो साफ है कि कंगना रनौत झुकने के मूड में नहीं है। फिलहाल उनकी बहन रंगोली यहाँ पर आई थी और ये जो नोटिसेज लगी थी कल,
उन सबको उन्होंने देखा, घर के अंदर की हालत देखी, तोड़ फोड़ देखा, फर्नीचर देखा, किस स्थिति में है सब कुछ। सिर्फ स्ट्रक्चर यहाँ पर बचा हुआ है, घर के अंदर सारी चीजें तोड़ दी गई हैं। तो एक तरह से पक्ष भी मजबूत यहाँ पर कंगना रनौत के वकील का है कोर्ट में कि उन चीजों से, जैसे फैंसी सामान हो गए, पंखे हो गए, वो तो किसी इलीगल निर्माण में नहीं जो आते, इलीगल उनको क्यों तोड़ा कंस्ट्रक्शन गया? था, अगर उस पर कार्रवाई होती तो भी समझ में आती, लेकिन जो महंगे सामान थे उन पर क्यों वार किया गया, ये बात भी कोर्ट में कंगना के वकील रखेंगे। अरुण, आपके पास लौटेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंगना के घर को जो नोटिस दिया गया, सिर्फ उनके फ्लैट को नोटिस दिया गया है या फिर पूरी बिल्डिंग को ये नोटिस है। इस बीच ट्वीट देख लेते हैं। कंगना रनौत की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने अपने समर्थकों का शुक्रिया किया और साथ ही शिवसेना पर निशाना साधते हुए ट्वीट में क्या लिखा है दिखाते हैं आपको। उन्होंने लिखा, मेरे कई मराठी दोस्त कल फोन पर रोए, कितनों ने मुझे सहायता के लिए संपर्क किया, कुछ घर पर खाना भेज रहे थे जो मैं सुरक्षा कारणों से स्वीकार नहीं कर पाई। महाराष्ट्र सरकार की इस काली करतूत से दुनिया में मराठी संस्कृति और गौरव को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जय महाराष्ट्र। तो ये ट्वीट कंगना ने किया। एक और ट्वीट कंगना ने लिखा और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा ये वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, मैं इस बात को विशेष रूप से साफ करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है वो ये कतई ना सोचें कि मुझे यहां प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। तो ये अपने प्रशंसकों के लिए एक ट्वीट कंगना की तरफ से किया गया। इस बीच आपको बता दें, दफ्तर पर चले बुलडोजर विवाद में कंगना ने बीएमसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कंगना और उनके समर्थकों की तरफ से लॉकडाउन के दौरान की गई इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर कोर्ट की तरफ से रोक है और इसीलिए इसे अदालत की अवमानना बताया जा रहा है। इस बीच कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर को लेकर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की। कंगना लगातार ये दावे कर रही हैं कि उनके दफ्तर के निर्माण में कुछ भी गैर कानूनी नहीं था, इसलिए बीएमसी की कार्रवाई अवैध है। तो कंगना की तरफ से लगातार ये जो निशाना है महाराष्ट्र सरकार पर, ये कहते हुए कि आखिर मेरे ही दफ्तर पर ये कार्रवाई क्यों की गई, उन्होंने सीधे निशाना महाराष्ट्र सरकार पर साधा और साथ ही ये भी कहा कि ये जो कार्रवाई बीएमसी ने की है वो पूरी तरीके से अवैध है। कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई पर बढ़ा विवाद। बीएमसी पर लगा अदालत की अवमानना का आरोप। कंगना ने लगाया अदालत की अवमानना करने का आरोप। अदालत ले जा सकती है कंगना अवमानना का मामला। कंगना रनौत ने एक दिन पहले उनके दफ्तर पर हुई बीएमसी की कार्रवाई के मामले में आर पार की लड़ाई का फैसला कर दिया है। अपने दफ्तर पर 2 घंटे तक चले बीएमसी के हथौड़े और बुलडोजर के जवाब में कंगना ने अपने तेवर और तीखे कर लिए हैं। उनके दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स में हुई तोड़फोड़ को गलत साबित करने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया है। अब कंगना इस कार्रवाई को अदालत की अवमानना से भी जोड़ने जा रही हैं। नोटिस देकर 24 घंटे के भीतर बीएमसी ने जो कार्रवाई की उससे कंगना के सपने पर भी हथौड़े चले। कंगना के पाली हिल स्थित इस दफ्तर की कीमत करीब 48 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसका सपना कंगना ने 15 साल पहले देखा था, लेकिन 2 घंटे तक बीएमसी ने इस सपने को कुचलने में पूरी ताकत झोंक दी। और ये तब हुआ जब कंगना ने मनाली से चंडीगढ़ होते हुए मुंबई का रुख किया। वो मुंबई पहुंचती उससे पहले ही उनके दफ्तर पर बीएमसी की टीम ने धावा बोल दिया। और जैसे जैसे कंगना को अपने दफ्तर की तोड़फोड़ की तस्वीरें मिलती गईं, उन्होंने इसे ट्वीट करना शुरू कर दिया। दुनिया तक अपनी बात और बीएमसी की कार्रवाई की तस्वीर पहुंचाने के लिए कंगना ने ट्विटर पर #डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की मदद ली। #डेथ ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की हत्या। और एक के बाद एक लगातार 5 वीडियो के जरिए बीएमसी की कार्रवाई को दुनिया के सामने रखा। कंगना के वीडियो में बीएमसी की कार्रवाई ने लोगों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और कई लोग बीएमसी की इस कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने अपने गुस्से को छिपाया भी नहीं। हम लोग पब्लिक बोलता है, बातों सिरे को तोड़ा जाके। हाँ, नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। कंगना ने 2019 में आई अपनी फिल्म मणिकर्णिका के नाम पर अपने दफ्तर का नाम रखा था। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। कंगना ने ये 3 मंजिला इमारत कुछ साल पहले खरीदी थी। इसमें 565 वर्ग फीट पार्किंग एरिया अलग से है।
कंगना ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्शन हाउस को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री बनवाया था। साथ ही स्टूडियो में कस्टमाइज्ड और हैंडमेड फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। वुडन फ्लोर और टेक्सचर वॉल के जरिए ऑफिस को एथनिक लुक दिया गया है। इतने शौक से बनाए दफ्तर को तोड़े जाने पर कंगना इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। कंगना की याचिका पर अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने में देरी नहीं की और बीएमसी से इस मामले में जवाब भी मांग लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां भेजी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बीएमसी ने जो कुछ किया उसके पीछे दुर्भावना है और ये काम निंदनीय है। बीएमसी के निर्माण ढाने के काम में बदनीयती नजर आती है। बीएमसी अचानक नींद से जागकर नोटिस जारी कर देता है। ऐसा तब होता है जब याचिकाकर्ता राज्य से बाहर है। बीएमसी ने ऐसी तेजी अवैध निर्माणों पर दिखाई होती तो शहर बेहतर होता। के जो नोटिस इंस्पेक्शन किया वो इंस्पेक्शन ही उनका इलीगल था, क्योंकि कंगना की गैर हाजिरी में वो ऐसे जबरदस्ती दादागिरी करके घर में घुस के इंस्पेक्ट नहीं कर सकते थे। कंगना ने उनको बताया था कि मैं आ रही हूँ 9 तारीख को, उसके बाद आके आपको जो करना है कर लो आप, मगर वो रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने धमकी ना कि खाली मेरे क्लाइंट को दी, क्लाइंट के अड़ोस पड़ोस को भी धमकी दे दी। क्लाइंट के अड़ोस पड़ोस को भी धमकी दे दी कंगना के नाम पे कि आप इनको सोशली बॉयकॉट करो और नहीं तो हम आपके घरों को भी अटैक करेंगे। जो उनके पर्सनल आर्टिफैक्ट्स थे, जो उनकी पेंटिंग्स थी, जो उनके कीमती दूसरा आइटम्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर था, उनके लाइट्स, फैंस, जो महंगे महंगे आइटम्स है, लाइट्स सब महंगी महंगी थी, सब तोड़ दिया उन्होंने। देखिए 10:35 पे इन्होंने चिपकाया, 10 बजे से लोग मौजूद थे तोड़ने के लिए। तो इससे आप ही को समझ में आ जाता है कि भाई ये नोटिस खाली दिखाने के लिए चिपकाया है, तोड़ना तो उनको था ही। बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठने की ठोस वजहें हैं। दरअसल बीएमसी ने 24 घंटे में कंगना को 2 नोटिस भेज दिए और फिर बीएमसी की एक टीम जेसीबी मशीन, क्रेन और हथौड़े लेकर ऑफिस पहुंच गई और कंस्ट्रक्शन तोड़ डाला। कंगना के वकील ने बीएमसी के नोटिस को अवैध बताया। अब इसे अदालत की अवमानना से भी जोड़ा जा रहा है। कंगना के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक है। ये रोक कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। मुंबई में भी 30 सितंबर तक लॉकडाउन है, इसीलिए कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। ऐसे में बीएमसी पर अदालत की अवमानना के आरोप लगने लगे हैं। हालांकि मुंबई की मेयर बीएमसी की कार्रवाई का समर्थन करती नजर आ चुकी हैं। तो बीएमसी किसी के ऊपर रिवेंज नहीं कर सकते, बदला लेने के लिए नहीं। बीएमसी का क्या रोल है, बीएमसी क्या किस पक्ष की नहीं होती है, बीएमसी खुद के रूल चलाती है। तो बीएमसी ने कंप्लेंट आने के बाद तहकीकात करने के लिए अंदर गई है। उनको लगा है कुछ गलत हुआ है और उन्होंने नोटिस दिए, तो उन्होंने प्रूव करना चाहिए मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। कंगना के दफ्तर में बीएमसी ने जो कमियां निकाली उसकी बाकायदा एक फहरिस्त तैयार की। नोटिस के जरिए बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर अवैध निर्माण गिनवाए हैं। नोटिस के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट को अवैध तरीके से ऑफिस केबिन बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम में अवैध तरीके से किचन का निर्माण किया गया। अवैध निर्माण कर सीढ़ियों के बगल में स्टोर रूम में और पार्किंग में टॉयलेट बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पेंट्री का निर्माण भी अवैध है। फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में लकड़ी का पार्टीशन कर अवैध तरीके से कमरा और केबिन बनाया गया। फर्स्ट फ्लोर पर चौक एरिया में टॉयलेट का निर्माण भी अवैध है। फर्स्ट फ्लोर पर अवैध तरीके से आगे की ओर एक स्लैब का निर्माण किया गया है। सेकंड फ्लोर पर सीढ़ियों की दिशा और जगह बदली गई है। सेकंड फ्लोर पर बालकनी को बैठने की जगह में शामिल कर दिया गया है। पार्टीशन की दीवार तोड़ी गई है। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना ने ट्विटर पर भी अपने तेवर दिखाए। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई की तुलना बाबर तक से कर डाली। और इस बीच आपको बता दें, शिवसेना ने सामना के जरिए एक बार फिर कंगना पर निशाना साधा, कंगना पर पलटवार किया। सामना ने संपादकीय में लिखा, मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करना और मुंबई पुलिस को माफिया आदि बोलकर खाकी वर्दी का अपमान करना बिगड़ी हुई मानसिकता के लक्षण है। महाराष्ट्र की 11 करोड़ मराठी जनता और मुंबई का अपमान मतलब देशद्रोह जैसा अपराध प्रतीत होता है। मुंबई को पूरी तरह से कंगाल करके एक दिन इसे महाराष्ट्र से तोड़ने की करतूत नए सिरे से रची जा रही है। ये सामना में संपादकीय के जरिए लिखा गया है और सीधा निशाना कंगना रनौत पर। कंगना ने घर को मिले बीएमसी के नोटिस पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को घेरा है। कंगना के मुताबिक वो जिस बिल्डिंग में रहती है वो शरद पवार से संबंधित है और उन्होंने शरद पवार की पार्टनर से फ्लैट खरीदा था और ऐसे में जवाब देने की जिम्मेदारी शरद पवार की है।
इससे पहले शरद पवार के हवाले से खबर आई थी कि वो कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ से नाखुश है और उन्होंने ऐसी कार्रवाई से सरकार की छवि खराब होने की बात कही थी। लेकिन अब कंगना की तरफ से यह कहा गया है, ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि यह शरद पवार से संबंधित बिल्डिंग है और जवाबदेही उनकी बनती है क्योंकि उन्होंने पवार के पार्टनर से यह फ्लैट खरीदा था। कंगना ने ट्वीट किया, ट्वीट कर क्या लिखा आइए वो दिखाते हैं आपको। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यह सिर्फ मेरे फ्लैट का नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग का मामला है और ऐसे में बिल्डर पर मामले की जिम्मेदारी है। यह बिल्डिंग शरद पवार से संबंधित है और उनके पार्टनर से हमने फ्लैट खरीदा था, इसलिए वो जवाबदेह हैं ना कि मैं। तो सीधा सवाल अब शरद पवार पर खड़े करते हुए कंगना रनौत की तरफ से हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं, दिवाकर और अरुण आपके पास आते हुए। लेकिन कंगना रनौत तो कह रही है कि ये जो मसला है, जो नोटिस मिला है, दरअसल ये मसला उनके फ्लैट का नहीं है बल्कि पूरी बिल्डिंग का है। जो नोटिस मिला है क्या सिर्फ कंगना को मिला है या पूरी बिल्डिंग को नोटिस बीएमसी ने दिया है? देखिए, बीएमसी पूरी बिल्डिंग को नोटिस क्यों देगी अगर उसे सिर्फ कंगना को परेशान करना है या कंगना के घर में तोड़फोड़ करनी है तो। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि इस बिल्डिंग में नोटिस दी गई थी, आसपास की बिल्डिंग में नोटिस नहीं दी गई थी। उसको पूरी बिल्डिंग को नहीं तोड़ना है, उसको सिर्फ कंगना रनावत की बिल्डिंग में जो अवैध निर्माण हुआ है कथित रूप से बीएमसी द्वारा, सिर्फ उसी की बात करनी है। इसलिए कंगना जहाँ रहती हैं उस पूरी बिल्डिंग में कई और लोग भी रहते हैं। पूरी बिल्डिंग को नोटिस देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर नोटिस दिया गया होगा तो सिर्फ कंगना रनावत के फ्लैट को ही दिया गया होगा, क्योंकि बीएमसी के पास ये अधिकार होता है या जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उनके पास अधिकार होता है कि नक्शा जो पास करवाया आपने उसके इतर थोड़ा भी निर्माण अगर आपने किया और चाहे वो अथॉरिटी तो उसको तोड़ सकती है इंक्रोचमेंट मान के, नक्शे में बदलाव मान के। वही यहाँ पर किया गया। कहने के लिए लीगली बीएमसी के पास ये अधिकार होता है, लेकिन सवाल टाइमिंग का होता है और सवाल इस बात का होता है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब बीएमसी कहाँ थी? क्या उसके इंजीनियर साइट पे इंस्पेक्शन नहीं करते हैं? क्या समय समय पर यहाँ पर आके नहीं देखते हैं वो? तो सवाल सिर्फ ये है कि कंगना रनावत ने जब संजय राउत के साथ पंगा लेना शुरू किया, ट्वीट पर अपने बयानों से शिवसेना पर हमला करना शुरू किया, मुंबई पर हमला करना शुरू किया, पीओके बता दिया उसको, तभी ये कार्रवाई क्यों हुई? तो मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनावत जिस घर में रहती हैं उस पूरी बिल्डिंग को नोटिस नहीं दिया गया होगा, ये कंगना रनावत के पार्टिकुलर फ्लैट को ही नोटिस दिया गया होगा। इस बीच में आपको तस्वीरें यहाँ दिखाता हूँ। कंगना रनावत का जो प्रोडक्शन हाउस है ये फिलहाल एकदम शांत है। रंगोली यहाँ पर उनकी बहन आई थी, चली गई। ठीक है, आपके पास लौट रहे हैं, आपके पास दिवाकर, वहां पर अब कोई हलचल आपको दिखाई दे रही है? गायत्री, देखिए हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और कंगना जो ये बिल्डिंग है यहाँ पर, इसी के बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर, जो आपको मैं दिखा दूंगा, अगर कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं, ये जो आपको तमाम पेड़ नजर आ रहे हैं वही वो फ्लोर है जहां पर कंगना का घर है और उसी फ्लोर पर इस वक्त कंगना मौजूद हैं। महत्वपूर्ण चीज है कि उनके साथ उनकी बहन रंगोली और कुछ और लोग जो उनके करीबी हैं इस वक्त मौजूद हैं। हम भी इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि आखिर कंगना कब निकलती हैं अपनी बिल्डिंग से और दफ्तर जाने के लिए अपने, जहां पर तोड़फोड़ हुई है। लेकिन फिलहाल अभी गेट के अंदर किसी प्रकार की कोई हलचल यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। जब भी कंगना जो है अपने दफ्तर के लिए निकलेंगी, सामने का जो हिस्सा आप देख रही हैं यहीं पर गाड़ी लगेगी। ये बिल्डिंग का रिसेप्शन है, यहाँ चलिए दिवाकर आप वहां पर नजर बना के रखिएगा। हलचल भले ही वहां पर ना हो लेकिन लगातार नजर बनाए हुए और यही वजह है कि रंगोली की तरफ से पहले वहां पर जाकर इंस्पेक्शन किया गया और उसके बाद जब वो लौटी तो कंगना को उन्होंने जानकारी दी और कंगना ने उसके बाद ट्वीट कर एक बार फिर से निशाने पर लिया। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने शिवसेना पर साधा निशाना और यह कहा कि कंगना रनौत के दफ्तर पर जो कार्रवाई हुई है वो बदले की राजनीति है। संजय जी, जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई उसको कैसे देखते हैं और खास करके आप क्यों अपोज कर रहे हैं जबकि सरकार कह रही है कि सब कुछ जो भी कार्रवाई हुई है वो लीगल हुई है? 3 बातें हैं इसमें। पहली बात, कंगना रनौत ने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो भी बातें कही है वो गलत हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंगना रनौत के खिलाफ अगर कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो उस पर हम इसलिए चुप्पी साध लें क्योंकि उसने मुंबई के लिए गलत बोला है। शिवसेना की तरफ से जिस प्रकार की बदले की राजनीति शुरू हुई है वो बहुत ही घटिया स्तर की है, छोटे स्तर, निम्न स्तर की है। हम इसकी निंदा और निषेध करते हैं। कंगना रनौत के ऑफिस में अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन था, कुछ इलीगल स्ट्रक्चर में उसने बना रखा था तो बिल्कुल नोटिस देनी चाहिए और वो नोटिस 24 घंटे की नोटिस नहीं होती, उसको ज़्यादा वक्त देना चाहिए। उसको शो कॉज नोटिस दे करके उसको हटाने के लिए बोलना पड़ेगा। जो कुछ तोड़ा गया है, ऐसे इलीगल थिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर या अवैध निर्माण के काम मुंबई के 90% घरों में या बिल्डिंगों में या स्ट्रक्चर में हुए हैं। यह ऐसा हुआ कि शिवसेना चूंकि कोरोना के मामले में फेल हो गई है,
लोगों का ध्यान बटाने के लिए वो मौके ढूंढ रही थी। तो बदलेगी राजनीति, संजय निरुपम बता रहे हैं। और इस सबके बीच आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने पर महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटी ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, जिसे दबाने के लिए बदले की भावना से कार्रवाई की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, अपनी आवाज में कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ट्वीट भी किया, और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा ये वो भी आपको दिखाते हैं। जयराम ठाकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है, यह अत्यंत चिंताजनक एवं निंदनीय है। हमारी सरकार व देश की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी हुई है। और इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कंगना के समर्थन में बीएमसी पर बोला हमला। उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों की डकैत से तुलना की और कहा कि कंगना के नहीं रहने पर उनके घर में घुसे लोग। जरा सुनिए चंद्रकांत पाटिल ने क्या कहा। आप लगातार बीएमसी की तत्परता, इतना तेजी के साथ 24 घंटे के भीतर नोटिस जाती है और तुरंत तोड़क कार्रवाई शुरू हो जाती है, उसको कैसे देखते हैं? पालक मंत्री के 10-10, 11-11 स्टूडियो अनधिकृत है, उसको तोड़ने के लिए इनके पास तत्परता नहीं है। लेकिन इनके पास कंगना का ऑफिस विदाउट नोटिस तोड़ने के लिए तत्परता है। कोर्ट ने ऐसा झाड़ा है उनको। अरे भाई, एक महिला के घर में वो न होते हुए घुसते हो, ये दरोड़ा है, डकैती है। तो कंगना ने उन पर यह आरोप, उन पर केसेस लगाने पड़ेंगे कि मेरे घर में घुसे और कई मेरी चीजें गई। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि ये डकैती करने जैसा है जो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये डकैती है। क्या क्या कंगना के घर से गया मालूम नहीं। उन्होंने एक बार उसका छानबीन करके पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए कि मेरे घर में से कई चीज़ें गई। अरे कोई नोटिस नहीं, कोई घर में उपस्थित नहीं और तोड़ने निकले। और इस बीच आपको बता दें, मुंबई में कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जयपुर में शिवसेना का विरोध करते हुए लोगों ने संजय राउत का पुतला भी फूंका। अभिनेत्री कंगना रनौत का बंगला तोड़ने के खिलाफ जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि संजय राउत का पुतला फूंका जा रहा है, शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। संजय राउत और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कंगना रनौत का समर्थन किया जा रहा है। और इस तरीके के प्रदर्शन में कोरोना महामारी है, इस बीच में ये सावधानी भी जरूरी है कि प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है। लेकिन ज्यादातर प्रदर्शनों में ऐसा हो नहीं पाता। तो ये लगातार इस तरीके से नारी का ये अपमान। आज रॉयल ग्रुप के माध्यम से आज हमने संजय राउत का पुतला दहन किया है। उन्होंने एक नारी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। आज समस्त नारी और हमारे रॉयल ग्रुप के सर्व समाज के लोग बाग यहाँ आए हुए हैं और इस संजय राउत का पुतला दहन कर रहे हैं। तो जयपुर में प्रोटेस्ट संजय राउत के खिलाफ, संजय राउत का पुतला भी फूंका गया। लेकिन इस बीच हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कंगना के दफ्तर की। आइए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें पुलिसकर्मी नजर आ रही थी। कल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो दफ्तर है उस पर कार्रवाई की गई थी। और अब कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कंगना का दफ्तर, जो कि अंदर से तोड़ दिया गया है। कई जगहों पर बीएमसी ने हथौड़े चलाए और उसके बाद ये तस्वीर अब निकलकर सामने आई है। अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है भीतर से कंगना रनौत का दफ्तर। और ये देखिए, अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितना भव्य था, कितना आलीशान था कंगना रनौत का ये दफ्तर। इस दफ्तर में पूजा पाठ भी की गई थी। ये देखिए, दो तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले की क्या तस्वीर थी इस दफ्तर की और अब क्या तस्वीर नजर आ रही है। कितना
बदहाल, क्योंकि कल ही बीएमसी ने इस पर बड़ी कार्रवाई की, भीतर जमकर तोड़फोड़ की। कंगना का आरोप तो यहां तक कि महंगी महंगी चीजों को भी बीएमसी ने तोड़ दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर कंगना विवाद से जुड़ी। अपने दफ्तर पर हथौड़े चलने से नाराज कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर हल्ला बोल दिया है। कंगना रनौत के निशाने पर खासकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। मुंबई पहुंचने के बाद भी कंगना के तेवर नरम नहीं पड़े और माना ही जा रहा है कि कंगना रनौत इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट के तेवर देखने के बाद इस विवाद में अब शिवसेना का नरम रुख दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे पहले खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा में इशारों में कंगना पर तंज कस चुके हैं, लेकिन इससे कंगना पर कोई असर नहीं पड़ा और कंगना ने जवाबी हमले तेज कर दिए। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। दफ्तर पर कार्रवाई के बाद कंगना ने खोला मोर्चा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना ने खोला मोर्चा। कंगना रनौत ने सीधे उद्धव ठाकरे को ललकारा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। दफ्तर पर कार्रवाई से कंगना और महाराष्ट्र सरकार में ठनी। के सम्मान में करनी सेना मैदान में संजय राउत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहले कंगना रनौत के बयान पर विवाद और फिर उस पर शिवसेना के नेताओं का आपत्तिजनक बयान। बयानों की इस सरगर्मी में विवाद का जो सफर शुरू हुआ वो कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई तक पहुंच चुका है। इसके बाद से कंगना के जैसे तेवर दिखे हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। कंगना ने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारना शुरू कर दिया है। कंगना के बयानों का जो सिलसिला मनाली से शुरू हुआ वो मुंबई पहुंचते पहुंचते और तेज हो गया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? कंगना के ये तेवर तब है जब उन्हें शिवसेना ने मुंबई आने पर देख लेने की धमकी दी थी। इन धमकियों के बावजूद कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना मुंबई पहुंची और उन्होंने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के वीडियो ट्विटर के जरिए दुनिया से साझा किए। कंगना ने एक के बाद एक लगातार 5 वीडियो डाले। इन तस्वीरों में बीएमसी की बेरहमी की निशानियां दिखी और अपने दफ्तर की हालत देखकर कंगना का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा और उनकी जुबान पर बार-बार उद्धव ठाकरे आए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। असल में कंगना को लगता है कि इस लड़ाई में वो अकेली नहीं है। कंगना को किसी सियासी पार्टी का समर्थन हो या ना हो, लेकिन मुंबई में जिस तरह कंगना के समर्थन में लोग सड़कों पर निकल आए उससे कंगना का भरोसा बढ़ा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंसाफ की मांग करने के लिए उन्हें जिस तरह लोगों ने सराहा, माना जा रहा है कि उससे भी कंगना का हौसला बढ़ा है। इसी हौसले के भरोसे कंगना ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला जारी रखा। मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जब कंगना के दफ्तर पर हथौड़े चल रहे थे, एयरपोर्ट से लेकर उनके दफ्तर तक लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें कंगना का विरोध करने वालों से लेकर कंगना के समर्थक तक थे। लेकिन कंगना इस बात से खुश बताई गई कि उनका समर्थन करने वालों में मुंबई के वो लोग भी हैं जो कभी शिवसेना के समर्थक हुआ करते थे।
कंगना अपने इन समर्थकों का भी ध्यान रखती दिखी। इसीलिए जब उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर अपना बयान खत्म किया तो आखिरी पंक्ति में मुंबई और महाराष्ट्र की जय जयकार करना नहीं भूले। ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के समर्थन में अब तक महाराष्ट्र के 2 सियासी दल खुलकर सामने आ चुके हैं। रामदास आठवले की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर कंगना का समर्थन करते दिखे, तो खुद आठवले ने कंगना के समर्थन में बार बार बयान दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से लेकर देश के दूसरे हिस्से के नेता खुलकर कंगना का समर्थन करते नजर आए। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है। कंगना के मुंबई पहुंचने के बाद शिवसेना के बड़े नेताओं ने इस मामले पर चुप रहना शुरू कर दिया है। इस विवाद को हवा देने वाले संजय राउत अब खुद इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बचते नजर आए, लेकिन शिवसेना के जिस मुखपत्र सामना के वो संपादक हैं, उसमें इस मामले का जिक्र फिर हुआ। सामना में लिखा गया कि राजनीतिक एजेंडे को सामने लाने के लिए देशद्रोही पत्रकार और सुपारीबाज कलाकारों के राजद्रोह का समर्थन करना भी हरामखोरी ही है, मतलब माटी से बेईमानी ही है। जो लोग महाराष्ट्र के बेईमानों के साथ खड़े हैं, उन्हें 106 शहीदों की बद्दुआ तो लगेगी, लेकिन राज्य की 11 करोड़ जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। मुंबई माता का अपमान करने वालों का नाम महाराष्ट्र के इतिहास में डामर से लिखा जाएगा। बेईमान कहीं। ये लोग अब राष्ट्रभक्ति का तुनतुना न बजाएं, बस इतनी ही अपेक्षा है। जाहिर है शिवसेना इस मुद्दे को मराठा कार्ड में बदलने की ताक में है, लेकिन क्या शिवसेना इसमें कामयाब हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई से महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं नाराज। राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे के सलाहकार को राजभवन में तलब किया और अपनी नाराजगी जाहिर की है और इस कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट भी तलब की और साथ ही इस तरीके की बदले की कार्रवाई न करने की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नसीहत भी दी है। तो आपको बता दें, लगातार इस पूरी कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी सवाल खड़े कर रही है तो वहीं खुद कांग्रेस, जो कि सरकार में शामिल है, कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम ने सवाल खड़े किए इस कार्रवाई को लेकर, कहा कि बदले की राजनीति है। तो वहीं हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई बीएमसी की इस कार्रवाई पर, वो भी कहीं ना कहीं उद्धव सरकार पर एक बड़ा तमाचा है। तो वहीं इस बीच अब राज्यपाल भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और जानकारी यह मिल रही है कि सीएम के सलाहकार को राजभवन में तलब किया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से सीएम के सलाहकार को तलब किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। और आइए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने के मामले में बीएमसी को आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब देना है। असल में कल बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना हाईकोर्ट गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज दोपहर 3 बजे तक किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बीएमसी ने कोर्ट के ऑर्डर आने के पहले ही अपनी कार्रवाई को पूरा कर लिया था। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है और आज यही जवाब बीएमसी को कोर्ट में देना है। कोरोना को देखते हुए मुंबई में कोर्ट ने 30 सितंबर तक अवैध निर्माण के गिराने पर रोक लगा रखी है। उसके बावजूद बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई तो पूछा गया कोर्ट की तरफ से और कोर्ट में अब बीएमसी की तरफ से यही जवाब देना है। और आइए बढ़ते आगे, बात करते हैं ड्रग्स मामले की, जिसमें जानकारी यह मिल रही है
के इस मामले में मुंबई के भाईकला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी पर सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील सतीश मानशिंदे कोर्ट में जिरह कर रहे हैं। रिया के साथ ही आज शौविक चक्रवर्ती के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ड्रग्स डीलर जैद और बासित परियार की जमानत याचिका पर भी होनी है सुनवाई। सभी आरोपियों पर एनसीबी ने एनडीपीएस में कई धाराएं लगाई हैं और इससे पहले निचली अदालत ने रिया चक्रवर्ती की जो जमानत अर्जी थी उसको खारिज कर दिया था और एक बार फिर अब जमानत याचिका रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से दाखिल की गई, जिस पर चल रही है सुनवाई। आपको बता दें, बुधवार को उन्हें 22 सितंबर तक के लिए भाईकला जेल में भेज दिया गया था। तो रिया को राहत मिलेगी कि नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है और आपसे थोड़ी देर बाद इस बात का जवाब भी मिल जाएगा। हालांकि इससे पहले जब निचली अदालत का रुख किया था रिया चक्रवर्ती ने, उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था, लेकिन सेशन कोर्ट की तरफ रुख और चल रही है रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई। राहत मिलती है ये नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि सुशांत के जो हाउस स्टाफ है, दीपेश, सैमुअल मिरांडा, उन सब की भी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। शौविक की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। फिलहाल रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। तो रिया को मिलेगी बेल या फिर एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाएगा, ये अब से थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि यह रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। हम सीधे रुक कर लेते हैं विवेक की तरफ। विवेक हमारे साथ कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि जो जिरह है वो शुरू हो चुकी है और तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और जो हमें जानकारी मिल रही है कि सतीश मानशिंदे जो रिया के एडवोकेट हैं वो मुंबई के सेशन कोर्ट के एनडीपीएस कोर्ट में जिरह कर रहे हैं और ये पॉइंट्स रख रहे हैं कि जिस आरोपी को एनडीपीएस के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है उनके पास से उनके पोजीशन और कंजम्पशन में ड्रग्स नहीं मिला है। साथ ही साथ जिस सिंडिकेट की बात कर रहे हैं वो उस सिंडिकेट में वो इन्वॉल्व नहीं है और वो भी अपने जिरह में साफ तौर पर सतीश मानशिंदे कह रहे हैं कि एनडीपीएस के अधिकारियों ने जानबूझ के उन्हें फंसाया है और कोई भी सबूत उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत बेल दे देनी चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि यही पॉइंट सतीश मानशिंदे ने जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में रखे गए थे तो उनकी रिया की जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई थी। अब सतीश मानशिंदे हायर कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट में पहुंच चुके हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो रिया चक्रवर्ती है उसे जिरह के बाद उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी किसी तरह रिया को बेल मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जो उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के घर में काम करने वाले बाकी लोग हैं उनकी भी बेल एप्लीकेशन की हियरिंग आज है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सेशन कोर्ट है वहां पर कोविड की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो वकील हैं और जो कोर्ट स्टाफ हैं उन्हें ही कोर्ट में जाने की इजाजत दी जा रही है। बाहर का कोई भी इंसान कोर्ट पे नहीं जा सकता है। यही वजह है कि जो मीडिया कर्मचारी हैं, जो हम लोग हैं, वो भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो सिर्फ फोन के जरिए आ रहे हैं। लेकिन ये जो अपडेट सामने आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के लिए सतीश मानशिंदे अपने लीगल टीम के साथ मौजूद हैं और जो आरोप उनके ऊपर लगे थे उसे वो कोर्ट में बता रहे हैं कि आरोप बेबुनियाद है और उन्हें जल्द से जल्द बेल पर रिहा कर देना चाहिए। विवेक, बिल्कुल ये कोशिश है सतीश मानशिंदे की कि किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती को बेल दिलाया जाए। लेकिन आप बता रहे कि ये तो वही पॉइंट है जो निचली अदालत में जमानत याचिका के साथ रखे गए थे, लेकिन वहां पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। उधर दूसरी तरफ एनसीबी की क्या कोशिश रहेगी विवेक? देखिए गायत्री, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी लीगलिटी अगर लीगल वे में समझने की कोशिश की जाएंगी, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट था वो एक एनडीपीएस कोर्ट नहीं था, इसलिए उन्हें उस बेल को रिजेक्ट कर दिया था। यही वजह है कि अब जो दूसरी रिमांड है वो हायर कोर्ट में है और जो ये पूरी सुनवाई चल रही है वो एनडीपीएस कोर्ट में चल रही है। जो जज हैं वो सिर्फ एनडीपीएस कोर्ट के मामले को ही लेते हैं। यही वजह है कि जो बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद अब सतीश मानशिंदे ने हायर कोर्ट को अप्लाई किया है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से उन्हें बेल दे दी जाए। सतीश मानशिंदे ये भी तैयारी करके बैठे हैं कि अगर सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट होती है तो वो सेशन कोर्ट से ज्यादा हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में भी बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। लेकिन सतीश मानशिंदे और उनकी पूरी लीगल टीम कोशिश कर रही है कि विवेक, आप वहां पर बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन रिया को राहत या फिर नहीं, आपसे थोड़ी देर बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा, इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत एक छोटी बच्ची को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। इसके साथ ही ट्वीट में श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा कि सुशांत के लिए न्याय के लिए हम सब एकजुट हैं। ये वीडियो देखिए आप।
तो ये तस्वीर देखिए सुशांत सिंह राजपूत जहां एक छोटी सी बच्ची को वो खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वो वीडियो है जो उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट के जरिए शेयर किया है और एक बार फिर से सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आवाज को बुलंद किया है। लगातार वो सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं श्वेता सिंह कीर्ति। और जब रिया की गिरफ्तारी हुई थी, शोवी की गिरफ्तारी हुई थी, तब भी उन्होंने खुशी जाहिर की थी। लेकिन इस सब के बीच ये वीडियो जो है वो ट्वीट किया गया है श्वेता सिंह कीर्ति की तरफ से। श्वेता सिंह कीर्ति ने इस ट्वीट के जरिए इस वीडियो को शेयर करते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत एक बच्ची को खाना खिला रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने माना है कि रिया से जुड़े ड्रग्स केस को सिर्फ रिया तक सीमित नहीं रखना चाहिए। संजय निरुपम ने यह दावा किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का चलन बड़े स्तर पर है और इसकी जांच भी बड़े स्तर पर होनी चाहिए। बदले की राजनीति की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से कल हाउस में एक मोशन लाया गया, निंदा प्रस्ताव लाया गया, निंदा प्रस्ताव लाने के बाद कंगना के खिलाफ तुरंत ड्रग की इंक्वायरी मुंबई पुलिस के कंडक्ट करने के लिए गृहमंत्री ने हाउस में अनाउंसमेंट किया, बाहर आके अनाउंसमेंट किया, उसको कैसे देखते हैं? अब मुंबई पुलिस करना चाहे कर सकती है, क्योंकि जो ड्रग्स का जो मामला है बॉलीवुड में एक बड़ा विषय है। इसको बहुत सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लेवल तक सोच करके नहीं हैंडल किया जा सकता। अगर सरकार को, पुलिस को या एनसीपी को इसके तह में जाना है तो बहुत बड़े बड़े लोग हाथ में आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। मुंबई में सबको पता है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। तो वो मुंबई पुलिस का काम है और उस पर मुझे लगता है कि हमें कोई राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। तो सुना आपने क्या कहा संजय निरुपम कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सिर्फ रिया तक मामले को सीमित ना रखा जाए, बल्कि बॉलीवुड में इस तरह की नशीली चीजों का चलन है और वहां तक भी जांच होनी चाहिए। इस सब के बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने आज 294 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की और इसमें पीएम मोदी ने मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया। इसमें किसानों को बीमा योजना दी गई है। मछली पालन करने वालों को योजना से फायदा होगा। मत्स्य योजना पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार को योजनाओं का बड़ा फायदा होगा। किसानों की मदद के लिए गोपाल ऐप लॉन्च की गई। साथ ही पीएम ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 84 करोड़ की लागत से पूर्णिया सीमेंट स्टेशन, 8 करोड़ की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में एम्ब्रॉयो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और आईवीएफ लैब का उद्घाटन किया। तो ये बड़ी सौगात। आज स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से आगे आ रही हैं। सरकार की भी हर संभव ये कोशिश है कि बहनों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को जब और ज्यादा मदद की जा रही है। मुझे विश्वास है कि पशुपालन में तो वैसे भी परंपरागत रूप से ही हमारे यहाँ पशुपालन का काम हमारी माताओं बहनों ने ही संभाला है, लेकिन अगर उनको आधुनिक तकनीक का उनको सहारा मिल जाए, उनको ज्ञान भी मिल जाए और व्यवस्था भी मिल जाए और पशुओं की अच्छी नस्लें अगर मिलना शुरू हो जाए, उनके स्वास्थ्य की जांच भी आसानी से संभव हो जाए और जिसकी दिशा में बिहार सरकार भी काफी प्रयास कर रही है। गिरिराज जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी अनेक नए नए प्रकल्प चला रही है। मुझे विश्वास है इन सारी चीजों का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको और आप जैसे पशुपालक निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था में एक नई ताकत बनेंगी। लेकिन आप मोनिका जी पढ़ी लिखी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज चैनल ने गुजरात की बनास डेयरी की 10 बहनों का बड़ा परिचय दिया था। वो गांव की किसान बहनें थी, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो 1-1 करोड़ रुपयों का दूध का कारोबार करती है। यानी अपने आप में सिर्फ पशुपालन और दूध का काम। अगर आप वेबसाइट पर जाओगी बनास डेयरी की या अमूल डेयरी की या साबर डेयरी की, तो आपको ऐसी कई बहनों ने कैसे पराक्रम किए हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो मैं जरूर मोनिका जी, आपने जैसे पढ़ाई में रुचि ली है, अब आप वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के इस काम को आगे बढ़ाइए। आपने जो ग्रेजुएशन किया है, इसलिए और नया कुछ खोजने में समय बर्बाद मत कीजिए।
आपके पास जो ताकत है उस ताकत से आप पूरे क्षेत्र का पशुपालन का कार्य क्षेत्र ही बदल सकती है। और बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपके क्षेत्र के सारे किसान पशुपालक आपको जीवन भर आशीर्वाद देते रहेंगे और मुझे विश्वास है कि आप जैसे पशुपालकों को और आपके कारण अन्य लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर।